हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एचएमटी पढ़ रहे हैं, यानी कि हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो इसमें मैंने अभी तक आपको मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बता दिए। आपको कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होते हैं, और उनके लॉस भी बता दिए मैंने आपको अच्छी तरीके से, और एक न्यूमेरिकल भी कराया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। ठीक है, स्टडी स्टेट हीट देखेंगे कंडक्शन के केस में, और इसमें हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फोरियर लॉ। इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिकल एनालिसिस भी करेंगे और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आपको सभी को पता था जो हमारा फोरियर का लॉ था वो क्या था, उसका क्या निकल के आता था। फोरियर लॉ हमारा हमारा निकल कर आता था क्यू डॉट माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये हमारा फोरियर लॉ था, ये निकल कर आता था। यहाँ पर जो k होता था हमारा, वो हमारा कांस्टेंट होता था, जिसको हम क्या बोलते थे, फोरियर कांस्टेंट बोलते थे। ठीक है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन शो करता था वो क्या, नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट इन कंडक्शन ऑफ हीट फ्लो, ये हमको शो करता था। ठीक है, तो इसीलिए हम पता है नेगेटिव साइन क्यों लेते थे। नेगेटिव साइन यहाँ पर डी टी वाई डी एक्स जो नेगेटिव लेते थे वो इसीलिए लेते थे ताकि जो हमारा क्यू नॉट जो आए, क्यू डॉट जो आए, ये पॉजिटिव आए। इसीलिए हम नेगेटिव साइन लेते थे, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर डी टी वाई डी एक्स ये हमारा नेगेटिव है, तो अगर हम यहाँ नेगेटिव नहीं लगाएंगे आगे तो ये हमारा ये ओवरऑल नेगेटिव नहीं हो जाता क्यू डॉट। इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेते थे। ये मैं आपको पहले ही पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखिए, इंटीग्रेशन देखेंगे फोरियर लॉ का। तो देखिए, सबसे पहले आप डायग्राम को देखिए अच्छे से। ये डायग्राम मैंने जो बना रखा है इसको आप अच्छे से देखिए। ये वही हमारे पास एक प्लेट है, हमने मान लिया ये हमारे पास एक प्लेट है, गौर से समझिएगा। ठीक ठीक है, और इस प्लेट की जो लेंथ है ये हमारे पास एल दे रखी है, ये एल दे रखी है हमारी हमको। ये एक्स डायरेक्शन में, एक्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्स है अपना, और यहाँ अपना क्या है, टेम्परेचर T1, और ये टेम्परेचर क्या है, T2। और हमको क्या है इसके अंदर T1 से T2 तक टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। देखो T1 पे टेम्परेचर क्या है ज़्यादा, T2 पे क्या है टेम्परेचर हमारा कम है, आपको दिख भी रहा हो। इसीलिए हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, T1 बड़ा है T2 छोटा है। और आपको पता है हमेशा जो टेम्परेचर जो फ्लो होता है हीट का, T1 से T2 तक ही जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल भी अगर फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल भी फ्लो होता है तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक ही तो जाता है, वही यहाँ पर हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारी हीट फ्लो होगी, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, इसकी वजह से हमारा हीट फ्लो हुई क्यू। और ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो इसमें ही हमें इंटीग्रेशन करना है। तो किस तरीके से करेंगे वो देखिए। देखो यहाँ पे मैंने ना लिमिट के बारे में भी लिख रखा है, वो देखिए क्या लिख रखा है लिमिट के बारे में, वो भी देखिए आप। सबसे पहले इसको मैं हटाता हूँ, ये भी मैं हटाता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। तो देखो यहाँ मैंने लिमिट भी लिख रखी है। इस पॉइंट पे x बराबर 0 है, और इस पॉइंट पे x बराबर क्या है हमारा, l है। ठीक है, और इसीलिए x1 बराबर 0 यहाँ पे लिख दिया मैंने, x1 बराबर 0, और x2 बराबर क्या है हमारा l। ठीक है, x1 x2 मान लिया मैंने, t बराबर t1 और t बराबर t2, ये हमको दे रखा है। यहाँ पर लिमिट लगाने हैं इसीलिए। और जो टेम्परेचर जो हमारा फंक्शन ऑफ x हमने मान लिया है, अज्यूम कर लिया है। और एक चीज़ और हमने क्या ली है, जो Q है हमारा, Q डॉट जो है ये Q डॉट वाई ए है, ये इसको हम हीट फ्लक्स बोलते हैं, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ये कैसे आया हीट फ्लक्स, वो इसीलिए आया जो हमने डायग्राम बनाया था पिछली वीडियो में, तो उसमें हमने दिखाया था ये साइड से ये हमारे एक इसका सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया का एक सेक्शन है। अगर हम इसको बीच में से काटते हैं ना तो इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर जो Q जो है, स्मॉल Q, ये हर जगह सेम रहता है, इसीलिए जो हमारा हीट फ्लक्स निकल के आता है ये Q डॉट बाई ए, ये हीट फ्लक्स निकल कर आता है। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन करने के लिए ये हमारे पास फोरियर लॉ का फॉर्मूला निकल कर आता था। अब इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो a है आपको दिख रहा है, ये मैंने कुछ नहीं किया, नीचे ले आया। ठीक है, Q डॉट वाई ए हो गया अपना, माइनस का K डी टी वाई डी टी एक्स, ये बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। और इसकी जगह ये Q डॉट वाई ए की जगह मैंने क्या लिख लिया, Q डॉट स्मॉल Q डॉट। ठीक है, इसको हमने हीट फ्लक्स बोल दिया, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था।
लिमिट अगर लगाएंगे ए टाइम टू इन्फिनिटी तो ये निकल कर आएगा। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए माइनस के के डी टी बाई डी एक्स ये बिल्कुल सेम चल रहा है, तो यहाँ क्यू जो लिख गया माइनस के डी टी बाई डी एक्स ये बिल्कुल सेम चल रहा है हमारा। ठीक है, अब नीचे हम बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या है इंटीग्रेशन का साइन लगाया हमने, इंटीग्रेशन क्यू है इस पर इंटीग्रेशन किया क्या x1 से x2 तक हमने इंटीग्रेशन किया, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन किया t1 से t2 तक इंटीग्रेशन किया, माइनस का साइन हमारा बाहर आ गया, के डी टी का के डी टी चल रहा है। अब देखो ये हमारा q तो क्या है, अगर आप देखो गौर से तो q हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर क्या बताया, ये q है हमारा पूरे इसमें एरिया क्या है कांस्टेंट है, तो इसीलिए जो हमारा q है ये यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा बाहर आ गया q। लिमिट क्या है हमारी x1 से x2 तक लिमिट चली रही है हमारी, तो कुछ अंदर नहीं रहता तो 1 इंटू डी एक्स हो गया। ऐसे इसी प्रकार जो k क्या हमारा कांस्टेंट होता है जो बाहर आ गया माइनस का k, t1 से t2 तक हमारी लिमिट चल रही है और 1 इंटू डी टी हमारा हो गया। ठीक है, k के बारे में बात करें तो आइसोट्रोपिक होमोजेनस ये था। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट को खोल देंगे तो लिमिट खोलते ही हमारा क्या आएगा, देखो x2 माइनस x1 ऊपर से मतलब लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो x2 माइनस x1 हो गया, यहाँ पर माइनस का के ऐसे t2 माइनस t1 हो गया। और यहाँ पर आपको पता है कि t1 बड़ा है t2 से, ये यहाँ पर आपको दिख भी रहा है क्योंकि t1 हमारा क्या है बड़ा है, ये t1 क्या हमारा बड़ा है, t2 क्या है हमारा छोटा है, ये आपको दिख भी रहा है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन है, ये देखना गौर से देखना। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आता है इसमें, इस जो फॉर्मूला में जो फोरियर लॉ में ये नेगेटिव साइन हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें क्यू को पॉजिटिव लेते हैं हम, इसीलिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो वही मैंने ये वो यहाँ पर किया है, क्या किया है देखो, नॉर्मल हमारा क्या आया माइनस के t2 माइनस t1 आया। ठीक है, तो ये तो आपको पता है t1 बड़ा होता है t2 छोटा होता है, तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस का k, और अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन बाहर लेके है ना क्या लिख सकता हूँ t1 माइनस t2 लिख सकता हूँ, मैं t1 में से t2 माइनस कर सकता हूँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा अपना, तो ये डायरेक्ट k रह जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख रखा है वो आप, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा है। ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया, देखो t1 माइनस t2 कर दिया, वैसे हमारा t2 माइनस t1 था, तो t1 माइनस t2 करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर q डॉट एल मतलब ये अपर लिमिट कितनी थी हमारी l, ये मैंने आपको बताया था अपर लिमिट कितनी थी हमारी l थी, x2 l था, x1 कितना 0 था, t2 था, तो वो यहाँ पर मैंने लिख दिया, पुट कर दी लिमिट मैंने, तो q डॉट एल हो गया, यहाँ पर k t1 माइनस t2 हो गया अपना। और अगर हम इस फॉर्म में लिखूँ उसको तो q k का k t1 माइनस t2 अपॉन l को मैं नीचे ले आया, ये हमारा निकल गया था। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब देखो दोस्त हम आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका होगा इंटीग्रेशन कि फोरियर लॉ के इंटीग्रेशन अगर करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, ये निकल कर आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, q डॉट बराबर k t1 माइनस t2 अपॉन l, ये निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जब बढ़ेंगे तो देखो अब हमको न्यूमेरिकल करना है, तो देखो इसकी इलेक्ट्रिकल एनालिसिस किस तरीके से करेंगे वो देखिए। हमारे पास अभी जो हमने देखा गौर से उसमें क्या निकल कर आया, हमारे पास जो Q है, Q नोट जो है स्मॉल q जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ये हमारे पास निकल के आया k t1 माइनस t2 अपॉन l। ठीक है, तो जो Q डॉट जो था आपको उसको पता है कि बिग Q अपॉन a ये होता है हीट फ्लक्स, k का k लिख रखा है, t1 माइनस t2 अपॉन l हमने इसी तरीके से लिख लिया। अब मैंने इसमें क्या किया देखिए दोस्तों, देखना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको आगे पता चलेगा। जो Q है a को हमने दोबारा से ऊपर पहुँचा दिया, k a t1 माइनस t2 अपॉन l, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं किया अभी तक। तो अगर हम इसमें Q देखें तो Q कितना आ गया t1 माइनस t2, और इसको k a इसको ना नीचे ले आए हम l अपॉन k a, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा वो देखिए आप लोग, अब ना इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करेंगे इसीलिए हमने इस फॉर्म में लिखा है, इसी की बेस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं और हमें इलेक्ट्रिकल एनालिसिस आनी चाहिए। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनालिसिस आने से पहले देखो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है वो देखिए। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी
आपने देखो ओम्स लॉ पढ़ा होगा बचपन में, 12th में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ V=IR होता है हमारा ओम्स लॉ। ये जो फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से आता है V=IR। ठीक है, कैसे आता था? ये देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से क्या करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर V1 और V2 में पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, इस वजह से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। करंट ये देखो आई लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस अपना, इस तरीके से हमारा ओम्स लॉ में होता था। ठीक है, इसी को हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए, यहाँ से हम देख सकते हैं आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे V/R। यहाँ अगर हम आई निकालेंगे इसमें से तो V इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, R इसके नीचे चला जाएगा, R जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो V/R हो गया। तो अगर हम इसको V बोलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम डेल्टा V बोलते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेल्टा V क्या दर्शा रहा है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस दर्शा रहा है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये आया, किस तरीके से हमने ये एनालॉजी बनाई। क्योंकि यहाँ पर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है V डेल्टा V, इसीलिए V1 इधर V2 है, V1 हमारा पॉजिटिव है, V2 हमारा नेगेटिव है, और यहाँ पर R रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर हीट फ्लो, करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर I लगा हुआ है। अब इसको हम इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर एनालॉजी किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए आप। देखो यहाँ जो डेल्टा टी, देखो डेल्टा टी है, ये हमारा इस फॉर्म में है। यहाँ देखो हमारे पास सिंगल स्लैब वही है, सिंगल स्लैब बोलो या फिर हमने हमने प्लेट ले ली। तो यहाँ आपको पता है T1 हमारे पास बड़ा है, T2 छोटा है। ठीक है, इसके ये डिफरेंस हो रहा है, देखो डेल्टा टी में डिफरेंस आ रहा है, T1 और T2 छोटा है, T1 बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर Q हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है। वहाँ देखो ऊपर हमारे पास क्या फ्लो हो रहा था, यहाँ पर डेल्टा V, और यहाँ क्या हो रहा है हमारा डेल्टा T, इसलिए डेल्टा V की जगह मैंने क्या लिख रखा है? डेल्टा T। डेल्टा T की यूनिट क्या है? K, और V की क्या है? वोल्ट। देखो यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा था? ऊपर देखो क्या फ्लो हो रहा था अपना I, करंट फ्लो हो रहा था, देखो ये। ठीक है, और यहाँ क्या फ्लो होगा? यहाँ दोस्तों यहाँ हमारा क्या फ्लो हो रहा है? Q, पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ आपका, टेम्परेचर डिफरेंस, इस वजह से हीट फ्लो हुई, हीट ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका V का हुआ था, जिस वजह से हमारा क्या करंट फ्लो हुआ था। इसीलिए यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है वो क्या लिख रखा है? I की जगह हम Q लिखेंगे। ठीक है, Q वाट में आएगा और I होता है, Q की जगह Q डॉट लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ओम्स लॉ लग रहा था हमारा। R जो रेजिस्टेंस जो आया था ओम्स लॉ की वजह से आया था, यहाँ पर ये R जो आया आपका, ये ओम्स लॉ की वजह से आया था। और यहाँ R की वैल्यू क्या आएगी, या इस केस में R की वैल्यू क्या आएगी वो आपको देखनी है। जैसे ये आएगी L/K, तो कैसे आई वो देखिए। ठीक है, L/K किस तरीके से आई, तो देखो इस फॉर्मूले में यहाँ देखो गौर से, ये Q डॉट है अपना, तो T1 माइनस T2 है, इसको हम डेल्टा T बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है वो जो यहाँ पर दिख रहा है हमको साफ साफ। और जो ये है L/K, इसको हम R थर्मल बोल देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो R थर्मल आएगा, देखो इसकी एनालिसिस इस तरीके से एनालॉजी बनी है कि देखो T1 से T2 तक हमारा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, इसलिए मैंने यहाँ डेल्टा T से आपको दिखा दिया। और बीच में जो रेजिस्टेंस जो अपना है ये R थर्मल है, जो कि यहाँ से आया है। तो इस Q की, इसको हम ऐसे तरीके से तो लिख सकते हैं, Q बराबर डेल्टा T है ना, अपॉन L/KA। और जो L/K है इसकी जगह हम R थर्मल लिख सकते हैं। ये R थर्मल जो है ये L/KA आ गया। और इसकी यूनिट की बात करें तो केल्विन पर वाट होती है। ये हमें निकालनी आनी चाहिए कि R थर्मल अगर निकालेंगे तो L/KA हमारा R थर्मल निकल के आया। और इस तरीके से हमें एनालॉजी बनानी आनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम दो केस समझते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। देखो केस फर्स्ट हमारा ये है, इसको गौर से समझिए। ये तो देखो आपने ऑलमोस्ट समझ लिया है केस फर्स्ट, तो इसको हम एक बार देखते हैं और केस सेकंड को देखेंगे, उसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट समझते हैं। तो केस फर्स्ट में देखिए दोस्तों,
फॉर सिंगल स्लैब, अगर हमारे पास एक ही स्लैब है, जैसे देखो यहाँ पर एक ही स्लैब बनाई है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हमने ए बोल दिया, ये भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको हमने ए बोला इसमें। और देखो टेम्परेचर T1 से T2 तक हीट टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, T1 से T2 तक टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से हीट फ्लो होगी Q डॉट, यहाँ T1 है अपना, यहाँ T2 है, ये लिख रखा है साफ साफ, और इसकी लेंथ क्या है L, यहाँ पर L दे रखी है। देखो नॉर्मल आपको देखना है, अब इसकी देखो एनालॉजी बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे वो देखिए बस आप। तो T1 से T2 तक टेम्परेचर डिफरेंस है अपना, इसे डेल्टा T ऊपर शो कर दिया आपको। R जो रेजिस्टेंस बनाया R थर्मल है, और यहाँ फ्लो क्या हो रहा है आपका Q डॉट, यानी कि हीट फ्लो हो रही है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो आपका आता था वो क्या निकल के आता था, R थर्मल L/K, किस तरीके से आया ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो सिंगल स्लैब की अगर बात की जाए न्यूमेरिकल के अंदर, तो किस तरीके से निकालोगे आप, इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डबल फॉर कंपोजिट स्लैब की, कि अगर दो स्लैब एक साथ जोड़ दी जाए तो क्या होगा। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए, देखो इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसलिए आप अच्छे से समझिए इसको। हमने पहला एक स्लैब अपना ये लिया, देखो हमने पहले एक स्लैब ये लिया, ये ना हमारा एक स्लैब हो गया, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो L1 है, और सेकंड स्लैब हमने इसी में कंपोजिट कर दिया, जोड़ दिया दोनों को, तो ये क्या हो गया L2, ठीक है। और टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर T1 है आपका, यहाँ T2 है, तभी तो जो T1 T2 हुआ, जिसकी वजह से हमारी Q1 क्या हमारी हीट फ्लो हुई। फिर T2 से T3 हुआ ये, जिसकी वजह से Q0 हमारी क्या हीट फ्लो हुई, लेकिन जो हीट फ्लो हुई ये सेम रहेगी। और ये हमारे पास ए एरिया है हमारा इस साइड का, ये एरिया यहाँ का एरिया है, और इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी कंडक्टिविटी हमारी K2 है। तो देखो यहाँ पर जो Q इन हुई और Q आउट हुई, मतलब यहाँ पर तुमने देखा ना, ये कि हमने एक, ये हमारी वही तो है, हीट ट्रांसफर ही हो रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हीट तो हमारे पास सेम है ना। तो वही बात आपको याद रखनी है यहाँ पर कि हीट सेम है, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो आपको ये बस देखो क्या देखना है आपको, कंपोजिट स्लैब के केस में यहाँ पर ये आपकी L है, ये L2 है, ठीक है। यहाँ T3 है, यहाँ T2 है, यहाँ T1 है। T1 से T2 तक जाएंगे टेम्परेचर डिफरेंस, जिसकी वजह से Q1 हीट फ्लो हुई। T2 से T3 की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी Q0 ये वाली फ्लो होगी। इस तरीके से कुछ फ्लो हो रहा है। कंडक्टिविटी की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है, एरिया सबका सेम है। तो इसकी एनालॉजी किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले देखो हम एनालॉजी T1 से T2 तक की बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम T1 से T2 तक की बनाएंगे, वो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। देखो हमने क्या किया, T1 से T2 तक बनानी है हमें सबसे पहले। यहाँ R थर्मल तो आपको पता है क्या होगा, देखो L1 ये है, तो L1 ऊपर है आपका, K1 कंडक्टिविटी K1 है, और A1 हमारा एरिया हो गया, ठीक है। इसी तरह T2 से T3 तक अगर हम जाएंगे तो L2 यहाँ पर है हमारा, ये L2 है, और कंडक्टिविटी इसकी K2 है, और A2 हमारा क्या एरिया हो गया। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम R इक्विवेलेंट, देखो आपको ये बात तो पता है, यहाँ पर T1 बड़ा है, T1 बड़ा है T2 से, और यहाँ पर T2 बड़ा है T3 से। ये चीज़ तो आपको दिखाई दे रही है कि T1 बड़ा है T2 से, और ये T2 बड़ा है T3 से। और अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो R1 प्लस R2 दोनों को हम R1 प्लस R2 दोनों को प्लस कर देंगे। अगर हम T1 T3 की एक साथ निकालेंगे तो R1 और इस R1 थर्मल को और R2 थर्मल को दोनों को प्लस कर देंगे। और अगर हम एक की निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, 2 की निकालेंगे, T2 से T3 के बीच की निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगी हमारी, और T1 से T3 की निकालेंगे तो हम R1 प्लस R2 कर देंगे। तो इस चीज़ को मैं लिख के लाया हूँ, देखो आपके लिए सिंपल वे में। यहाँ पर ये तो आपको वो आ गया, ये देखो कहाँ गया, सॉरी दोस्त यहाँ पर नहीं दिखा रहा, हाँ कहाँ गया, कहाँ लिख के लाया हूँ, ये आपको नहीं इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो मैं आपको लिए लिख देता हूँ साफ साफ ना, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हमारे पास 3 केस निकल के आएंगे।
जो पहला हमारा क्यू डॉट जो आपका निकल कर आएगा वो आपका क्या निकल के आया, देखो याद कर लो, T1 से T2 के बीच में निकालेंगे तो हम T1 माइनस T2 अपॉन हमारा L1 अपॉन K1 A1, ये हमारा T1 से T2 के बीच में निकल गया। तो अगर हम T2 से T3 के बीच में निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा T2 माइनस T3 अपॉन L2 अपॉन K2 A2। और हम दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो अगर हम T1 से T3 के एक साथ निकालेंगे तो क्या निकल के आया था, मैंने इक्विवेलेंट बताया था कि R थर्मल 1 और R थर्मल 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर T1 माइनस अगर T3 के एक साथ निकालेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, R थर्मल 1 का प्लस R थर्मल 2 का ऐड कर देंगे एक साथ। तो वो क्या था, वो यही तो था कि T1 माइनस T3 R थर्मल 1 का क्या था L1 अपॉन K1 A1 प्लस L2 अपॉन K2 A2। तो इस तरीके से 3 इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, दूसरी इक्वेशन हमारी ये थी और एक ये तीसरी इक्वेशन। इस तरीके से एनालॉजी हम बनाते हैं। तो दोस्तों इन सब के बीच में हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इन सब के बेस पर। तो देखिए जो न्यूमेरिकल है वो देखो ये दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दे रखा है, इन अ कंपोजिट स्लैब, हमारे पास कंपोजिट स्लैब दे रखी है, द टेम्परेचर एट द इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल इज इक्वल। देखो टेम्परेचर दोनों का हमें इक्वल दे रखा है, ये बात आपको देखना है। और टू द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर एट द टू एंड्स अज्यूमिंग स्टडी स्टेट वन डायमेंशन। तो स्टडी स्टेट दे रखी है बिल्कुल सेम जो हमने पढ़ा वही दे रखा है हमको, हीट ट्रांसफर कंडक्शन। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट दे रखे हैं, यानी कि हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 2K1 बराबर K2, दूसरा दे रखा है K1 बराबर K2, तीसरा दे रखा है 2K1 बराबर 3K1 और K1 बराबर 2K2। अब हमें इनमें से बताना है कौन सा ठीक है। तो हमें डायग्राम किस तरीके से दे रखा है वो देखिए, इस तरीके से हमें कुछ डायग्राम दे रखा है नीचे। यहाँ मैं डायग्राम देखो अच्छे से बना देता हूँ आपके लिए कि यहाँ पर ना पहली हमारी कंप्लीट स्लैब की बात हो रही है। तो पहली स्लैब हमारे पास ये है, दूसरी स्लैब हमारे पास ये दे रखी है। यहाँ पर इसको दे रखा है हमें 2B जो कि हमारी L होती थी, और यहाँ पर हमको दे रखा है B। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं ना आपको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ इस चीज़ को। लो यहाँ हमारे पास दे रखा है 2B, ये हमारे पास दे रखा है B, और यहाँ से ये अपना T1 दे रखा है, ये अपना क्या दे रखा है T2 दे रखा है। तो यहाँ अपना क्या दे रखा है, देखो ये T2 नहीं दे रखा है, यहाँ इसको ड्रॉप करो, यहाँ दे रखा है अपना T2। ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, और हमें निकलवाए क्या है, ये हमारे पास T इंटरफेरेंस दे रखी है हमको, T इंटरफेरेंस दे रखी है। इसको क्या दे रखा है हमको T1 प्लस T2 अपॉन 2, ये हमको क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, ये कंडक्टिविटी है K1, इसकी कंडक्टिविटी K2 है, और हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यानी कि कौन सा ये ऑप्शन ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2K1 बराबर K2 आएगा, या फिर 2K1 बराबर 3K1 आएगा यहाँ पर, या फिर K1 बराबर K2 आएगा, या K1 बराबर 2K2 आएगा। इनमें से हमें आंसर बताना है। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो देखिए आप लोग ना। मैं यहाँ पर मैं लिख के भी लाया हूँ, तो इससे लिखने से पहले मैं ना आपको समझाता हूँ किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख के लाया हूँ, इसीलिए आंसर किस तरीके से आया वो देखिए। देखो ये हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में आप एक चीज़ देखिए, अगर हम स्लोप की बात करें, देखो यहाँ देखो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से जा रहा है। तो अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें दोस्तों, तो देखो ये किसका ज़्यादा आ रहा है, कौन से वाले का ज़्यादा आ रहा है वो देखिए आप। अगर हम यहाँ पे Q1 निकालेंगे दोस्तों, Q1 T1 से यहाँ इस तक की बात करें T इंटरफेरेंस की,
देखो इसको ना मैं एक काम करता हूँ, रफ करता हूँ थोड़ा सा रफ किया, ये तो पूरा रफ हो गया। कोई नहीं, यहाँ देख लो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है 2b है, ये हमारे पास b दे रखा है हमको, ठीक है। यहाँ जो देखो सिंपल सा देखो यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहिए, ये डायग्राम बना होगा। अब इसको ही देख लो, ये हमारे पास 2b है, ये हमारे पास b है, इसकी कंडक्टिविटी k1 है, इसकी कंडक्टिविटी k2 है। यहाँ टी इंटरफेरेंस हमारा t1 प्लस t2/2 दे रखी है, यहाँ t2 दे रखा है, यहाँ t1 दे रखा है। तो अगर हम q1 की बात करें तो q1 किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए आप। तो q1 निकालने के लिए t1 और t इंटरफेरेंस को देखेंगे हम लोग। तो क्या हुआ, t1 से t इंटरफेरेंस, t1 माइनस टी इंटरफेरेंस, देखो t1 माइनस टी इंटरफेरेंस अपॉन हमारे पास ये 2b है अपॉन k1 इंटू एरिया, हमारे पास a है और इसका एरिया a है, k1 अपॉन a लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ से q2 अगर हम निकालेंगे तो q2 हमारा क्या होगा, देखो q2 भी निकालो इसी तरीके से, क्या होगा t इंटरफेरेंस माइनस t2, t इंटरफेरेंस माइनस t2 हो गया। और ये हमारे पास b दे रखा है तो b अपॉन k2, इसका ये है k2 अपॉन a। इस तरीके से q2 निकला। अब हमको आंसर निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को दोनों को बराबर लिखना है, इसलिए हमने q1 बराबर q2 दे रखा है, लिख लिया। तो कर लो, देखो t1 माइनस टी इंटरफेरेंस अपॉन 2b अपॉन k a, ऐसे t1 माइनस t2 अपॉन v अपॉन k2a। यहाँ से तो एरिया सेम था, हमने काट दिया, b से b कट गया अपना, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले पार्ट को अगर आप देखो तो टी इंटरफेरेंस की वैल्यू क्या थी, टी इंटरफेरेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो टी इंटरफेरेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है, यही तो है t1 प्लस t2 अपॉन 2। तो t1 का t1 है हमारे पास, t1 माइनस टी इंटरफेरेंस की जगह हमने क्या लिख दिया, t1 प्लस t2 अपॉन 2। टी इंटरफेरेंस की जगह हमने क्या लिख दिया, t1 प्लस t2 अपॉन 2, t2 का हमने t2 ले लिया। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा, नीचे 2, यहाँ पे 2t1 माइनस t1 माइनस t2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2t1 प्लस t2 और 2t2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2t1 में से एक t1 जाएगा तो t1 माइनस t2, यहाँ पे t1 माइनस t2, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये इससे कैंसिल कर दिया यहाँ पर। तो रह क्या क्या हमारा, सिंपल से हमारा रह क्या क्या यहाँ पर, ओनली यही तो रह गया 2। देखो दूसरे पेन से दिखाता हूँ मैं आपको, क्या रह गया, ये 2, अरे यार चल जा, 2, देखो 2 अपॉन k1 और यहाँ पर k2, 2 अपॉन k1 और 1 अपॉन k2 रह गया। तो यहाँ से देखो 2k2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 2k2 बराबर k1। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर जो आएगा क्या निकलेगा कि k1 बराबर 2k2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरीके से एनालॉजी बनाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।